देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त रहेंगे। देखिए, हमने पढ़ा था हुमायूं के बारे में, और बीच-बीच में जब हुमायूं का शासनकाल था तो उस संदर्भ में मैं बताया था कि बीच में जो 1540 से 1555 तक का शासन रहा, केवल ये सूर्यवंश चला था। शेरशाह सूरी नाम कैसे पड़ा, क्या हुआ? ये 15 वर्ष तक चला, लेकिन 5 वर्ष तक गद्दी पर शासन किया था, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे कि बीच में जो हमारा छूटा था सूर्यवंश, उसको हम पढ़ेंगे कि सूर्यवंश का संस्थापक कौन था, इसने क्या किया था। देखिए, जो शेरशाह सूरी था, इसने एक लाइन बोला था कि भाग्य ने मेरा यदि साथ दिया और सौभाग्य यदि मेरा मित्र रहा, तो मैं मुगलों को आसानी से क्या करूंगा, भारत से खदेड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा, मुगलों को आसानी से भारत से खदेड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अफगान था। द्वितीय अफगान ऐसा था कि जो फिर से क्या किया, दिल्ली की गद्दी पर बैठा और हुमायूं को कई बार हराया। भागने पर क्या किया, विवश कर दिया। भागने पर क्या किया, विवश कर दिया। तो आइए हम लोग शेरशाह सूरी के बारे में समझते हैं कि इसका नाम कैसे शेरशाह पड़ा। देखिए, सूर्यवंश हम लोग पढ़ रहे हैं, तो संस्थापक कौन था सूर्यवंश का? सूर्यवंश का संस्थापक आपसे पूछता है, संस्थापक सदस्य कौन था? तो सूर्यवंश का जो नींव रखा था व्यक्ति, उसका नाम था शेरशाह, शेरशाह सूरी। क्या नाम था इसका? शेरशाह सूरी। अब देखिए, ये जो शेरशाह सूरी था, मैंने बोला कि अफगान वंश खत्म हो गया है, लेकिन ये द्वितीय अफगान था जो कि दिल्ली पे गद्दी पर बैठा। द्वितीय अफगान, ठीक है, द्वितीय अफगान शासक था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे कि शेरशाह के बारे में एक जानकारी मिलती है तारीख ए शेरशाही में। तारीख तारीख ए शेरशाही, इसमें क्या उल्लेख मिलता है किसका? शेरशाह सूरी का। और इसके लेखक जो थे, उनका नाम है, लेखक का नाम आप लोग लिख लीजिए, परीक्षा में अक्सर पूछता है कि लेखक का नाम क्या था। तो लेखक का नाम था अब्बास खां सरवानी। क्या नाम था? अब्बास अब्बास खां अब्बास खां सरवानी। सरवानी। तारिक ए शेरशाही लेखक था कौन? अब्बास खां सरवानी। अब देखिए, ये लिखा था पुस्तक, इसी में क्या मिलता है, सूर्यवंश का इतिहास मिलता है, शेरशाह सूरी के बारे में बताया जाता है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे, तो आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए इसका जन्म कब हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। तो आपसे पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? 1472 ईस्वी में। और इसके बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। और पिता का नाम पिता का नाम हसन खां था। पिता का नाम हसन खां, ठीक है। पिता का नाम क्या था? हसन खां। देखिए, जब एक समय था कि लोधी वंश चला, तो इब्राहिम लोधी शासक था। तो इब्राहिम लोधी जो था, इसके पिता का पिता था। मतलब कह सकते हैं आपकी फरीद का दादा इब्राहिम, फरीद का दादा इब्राहिम ने जमाल खां को जौनपुर की जागीर दे दी थी। की जागीर। देखिए, हुआ क्या कि जो फरीद के पिताजी थे उस समय, ये जौनपुर का जो जागीर था,
एक तरह से कर लीजिए कि जौनपुर का राजा अगर किसी को बनाए तो हसन खां को बना दिए। और हसन खां कौन था? पिता था किसका? फरीद का। किसका पिता था? फरीद का। फरीद उसी का नाम है, शेरशाह सूरी का। ठीक है, आप लोग ज्यादा समझने पर विचार कीजिए। अब देखिए बात क्या होती है कि हसन खां जो था, हसन खां हसन खां चार महिलाओं से विवाह किया था, या हसन खां के पास कितनी पत्नियां थी? 4। कितनी पत्नियां? देखिए 1 2 3 और 4। जो पहली पत्नी इसकी थी, उस पहली पत्नी से फरीद उसका बड़ा पुत्र था। फरीद कौन था? बड़ा पुत्र। और एक चर्चा होती है, देखिए चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। चर्चा उन्हीं की होती है जिनकी बात होती है, और मुर्दों को बस क्या होते हैं, मुर्दों की कोई बात नहीं होती। मुर्दे क्या होते हैं? लाश होते हैं, तो लाश की कोई बात नहीं होती। तो आप चर्चित बनिए समाज में। देखिए 1 2 3, अब देखिए 2 पत्नियों का नाम नहीं आ रहा है। चौथी जो पत्नी थी उनका एक पुत्र था, उनके पुत्र का नाम था सुलेमान। क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था सुलेमान। तो सुलेमान इसका क्या था? चचेरा भाई था। अब देखिए, अब हसन खां बेचारे टपक जाते हैं। हसन खां क्या होते हैं? टपकने से पहले जब ये छोटा था फरीद उस समय, तो फरीद को बड़ा पसंद करते थे। कौन? फरीद को पसंद करते थे पिता उनके हसन खां। लेकिन इनकी 4 पत्नियां थी, 4 पत्नियां में पहली पत्नी को पसंद नहीं करते थे हसन खां। हसन खां क्या करते थे? पहली पत्नी को पसंद नहीं करते थे, दूसरी पत्नी को पसंद नहीं करते थे, तीसरी पत्नी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन चौथी पत्नी को बड़ा पसंद करते थे। ठीक है, कह लीजिए कि इनसे ही प्रेम करते थे, बाकी इन पत्नियों से प्रेम नहीं करते थे, लेकिन बच्चे थे उन। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो अब इस पत्नी का बात हर हाल में मानना था किसको? किसको? हसन खां को। और हसन खां की जब ये जौनपुर की जागीर थी, ये हसन खां के नाम से थी, इनके पिताजी करके गए थे, कह लीजिए कि फरीद के दादा। तो ये क्या, इनकी पत्नी बोली किससे? हसन खां से, कि मेरा पुत्र सुलेमान यहाँ का क्या बनना चाहिए? जागीर का राजा बनना चाहिए, या जागीर उसके पास होनी चाहिए। तो आप सोच लीजिए, अब फरीद कहता है कि पापा पापा, बेचारा छोटा सा था, हम क्या करेंगे? उसके पास क्या था, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनमें ललक होती है कि हम क्या करेंगे, राजा बन सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत। तो काबिलियत के दम पे वो कह रहा था पापा हम बड़े भी हैं और क्या करते हैं, हमको राज चाहिए, हमको राजा बनना है। तो पापा कहें तुम्हारी मम्मी जो छोटी वाली मम्मी है उससे क्या करो, पूछ के आओ। तो मना कर रही है, बोल रही कि हमारा पुत्र सुलेमान बनेगा। जब तुम्हारी मम्मी मना कर रही है तो हम कैसे तुमको बना दें? ठीक है, तो फरीद क्या किया? गुस्सा हो गया। फरीद क्या किया? या कह लीजिए गुस्सा हो गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं, और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इनको हसन खां को मरने के बाद चारों में हिस्सा लगा, बंटने लगा चारों। अब छोटी सी जागीर बेचारी, छोटी सी जागीर कौन सी? जौनपुर की थी। अब जौनपुर के 4 राजा बनेंगे, छोटा छोटा खंड हो जाएगा, तो क्या होगा उसमें भी? तो बाद में जिला बनाया गया, तो हम उसकी बात तो बाद में करेंगे। लेकिन जब ये बंटने लगा तो वहां से गुस्सा हो गया फरीद, और बोला कि ये सब करेंगे नाटक, हमारे चारों जो मम्मियां हैं, कह लीजिए मम्मी हैं, ये सब करेंगे ड्रामा। अब ये क्या किया? गुस्सा हुआ और कहा चला गया? बाहर। बाहर गया 3 वर्ष, 3 वर्ष तक बाहर रहा। 3 वर्ष क्या रहा? बाहर रहा। और 22 वर्ष का हो गया। 22 वर्षों तक, 22 वर्ष का क्या हो गया? हो गया। कौन? फरीद। और 1497 से 1518 तक
जब वापस आया तो फरीद क्या किया, फरीद जागीर का प्रबंधक रहा। तक फरीद जागीर का प्रबंधक रहा। देखिए 1518 में कौन टपक जाता है, हसन खान। हसन खान की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इधर फरीद जो था, इधर फरीद बाहर गया हुआ था, और ये जब बाहर गया हुआ है तो एक आदमी के पास रहता है, उसका नाम है सूबेदार। ये पहुंचता है फरीद दक्षिणी बिहार, दक्षिणी बिहार, और वहां का सूबेदार जो होता है उस समय, सूबेदार का नाम है, देखिए वहां के सूबेदार रहते हैं उस टाइम, सूबेदार बहार खां लोहानी। सूबेदार बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, लोहानी। अब देखिए, अरे गाना है ना, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, कुछ लोग दुबई वाले यही गाना गाते हैं, ठीक है। देखिए दक्षिणी बिहार फरीद पहुंचता है और वहां मुलाकात होती है वहां का जो सूबेदार था बहार खान लोहानी से। अब देखिए जब बहार खान लोहानी के ऊपर अटैक होता है, बहार खान लोहानी के जो सुन नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, उसके ऊपर संकट है, लिखने से कोई फायदा है नहीं, वो तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन समझिए बात को कि देखिए बहार खान लोहानी के पास जाता है ये, अब वहां पे सब देख रेख करने लगता है, एक तरह से जान लीजिए कि इसको सेनापति या सूबेदार ही बना देता है फरीद खान को, इसकी कह लीजिए कि काबिलियत को देखकर। अब देखिए एक शेर अटैक करता है किस पर, बहार खान लोहानी पर। क्या अटैक करता है, अब जब शेर अटैक करता है ना तो फरीद खान शेर, शेर यहां लिख लीजिएगा, शेर अटैक, और क्या करता है फरीद, फरीद ने शेर को क्या कर दिया, फरीद ने शेर को मारकर और जान बचाई, किसकी, जान बचाई बहार खां लोहानी की। अब जब देखिए ये क्या करता है, जान बचाता है किसकी, और ये जान बचाता है बहार खान लोहानी की। अब होता क्या है कि इसको बहार खान लोहानी क्या कह देता है, फरीद को, फरीद को शेर खां की उपाधि दे देता है, शेर खां की उपाधि देने वाला व्यक्ति बहार खां लोहानी। अब कैसे शेर खां की इसकी उपाधि मिली, समझ में आया आपको। बचपन का क्या नाम था, फरीद, उसके बाद शेर खां की उपाधि मिली, और कालिंदर जब युद्ध लड़ेगा वहां जाकर, युद्ध लड़ेगा ना कालिंजर वाला, उसके बाद ये शेरशाह कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शेरशाह। तो इतनी बात आपको पता चली, नोट कीजिए। अब ध्यान से सुनिए, देखिए शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी ने दिया। अब बहार खान की बेचारे की उम्र हो गई, अभी डेथ कर गया, क्या किया, डेथ, इसकी मौत हो गई, क्या हो गई, मौत हो गई। अब जब इसकी मौत हुई ना तो इसकी पत्नी थी, पत्नी का नाम था दूदू बेगम, किसकी, बहार खान लोहानी की पत्नी का नाम क्या था, दूदू, दूदू बेगम। अब ये समझ ही रहे हो आप लोग, दक्षिणी बिहार की महारानी थी। अब दूदू बेगम से क्या करता है, शादी कर लेता है, शेर खां, शेर खां, शेर खां दूदू बेगम से क्या करता है, जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ रहे थे तो ये जब
केन और गंगा नदी के किनारे था, जब हुमायूं की पत्नी और बहुत सारी सुंदर कन्याएं थी, तो उनको क्या किया था, आगरा शिफ्ट करवा दिया था। लेकिन यहाँ देखिए, जब ये बचपन का, एक तरह से समझ लीजिए कि ये 22 वर्ष का है, इस समय देखिए क्या कर रहा है, इसकी पत्नी बेचारी मर गई, जबकि यही पनाह दिया था इसको। क्या दिया था? पनाह दिया था कि आओ रहो, और ये इसको शेर से बचाया था। इसका नाम क्या कर दिया था? शेर खां। और इसके मरते ही क्या किया, इससे शादी कर लिया। किससे शादी कर लिया? दूदू बेगम से। ठीक है, आगे 1529 में 1529 में बंगाल जाता है। कहां पे? बंगाल के नुसरत खां को हराकर, उस समय का वहां का जो शासक था नुसरत खां था, उसको हराकर क्या करता है, हजरत ए आला की उपाधि धारण की। हजरत ए आला, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस युद्ध में बंगाल के नुसरत खां को हराकर 1529 में इसने क्या किया, हजरत ए आला की उपाधि धारण की। उसके बाद 1530 में देखिए जाता है, 1530 ईस्वी में इसने क्या किया कि चुनार का किला देखिए 1530 ईस्वी में जाता है, कहता है कि चुनार का किला हम चलेंगे, वहां युद्ध लड़ेंगे और वहां भी कब्जा करेंगे। और जब ये जाता है तो होता क्या है कि वहां पे जो शासक था उसको मार देता है। शासक को मार कर क्या करता है, उसकी पत्नी थी लॉर्ड मलिका से शादी कर लेता है। लॉर्ड मलिका, ठीक है, लिखा इसी तरह जाता है, से शादी कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, अब देखिए इसको भी हराया, इसकी पत्नी को भी हरा के वहां पे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। कितना बड़ा ये क्रूर व्यक्ति था कि किसी राजा की पत्नी को क्या कर रहा है, राजा को मार के उसकी पत्नी से शादी कर लेता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। देखिए, एक छात्र ने बोला था कि सर ये राजा 4-4 5-5 6-6 या 1,000 2,000 शादी कैसे कर लेते? वो सब राजा थे, उनके पास कोई संपत्ति की कमी नहीं थी। कह लीजिए कि अपनी पत्नी को भोजन दिलाने और भी समस्याएं नहीं थी, और तुम ठहरे भिखारी, तुम ठहरे भिखारी, तो कोई बाप अपनी बिटिया देना नहीं चाहेगा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए आपकी शादी नहीं हो रही है, या कह लीजिए उसको कि एक ही शादी हो पाती है। और यहाँ क्या होता था, राजा महाराजा थे। तो आगे देखिए, उनके लिए मैसेज पहुंच ही गया होगा। बाकी हम लोग देखिए, अब 1539 में चौसा का युद्ध करता है कौन? 1539 में चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं जब हम पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध में क्या रहा, शेर शाह यहाँ भी विजयी रहा, शेर शाह विजयी रहा। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, में कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। और यहाँ भी कन्नौज, कह लीजिए इसका विल ग्राउंड, यहाँ भी युद्ध कौन जीतता है, शेर शाह विजयी रहता है, और हुमायूं क्या करता है, भाग जाता है यहाँ से। नेक्स्ट है, पिछले सेशन में पढ़ा दिए थे इसलिए इसको नहीं पढ़ा रहे हैं विस्तार पूर्वक। ठीक है, इस युद्ध में क्या क्या हुआ था, दोनों युद्ध आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट 1541 में बंगाल जाता है। कहाँ जाता है? बंगाल जाता है, और वहां खीज खां ने
खींच खां ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। खींच खां ने क्या किया? खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब खींच खां क्या करता है? अपना आत्महत्या कर लेता है। स्वतंत्र का मतलब ये हुआ, ठीक है। आगे बंगाल को ये क्या करता है? शेर शाह बंगाल को सरकारों का मतलब होता है जिलों। मैं बोल रहा था ना, इसको आपको बताऊंगा। जिलों में बांटता है। और देखिए उनके नियंत्रण के लिए क्या लगा देता है? उनके नियंत्रण के लिए कई लोगों को नियुक्त करता है। नियंत्रण के लिए सिफदार नियुक्त करता है, और सिफदारों के नियंत्रण के लिए अमीर ए बंगला को नियुक्त करता है। अमीर ए बंगला को नियुक्त करता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेचारा 1542 में मालवा को जीतता है। और मालवा में कौन था उस समय? मालवा में मुल्लू खां था। मालवा में मुल्लू खां क्या थे? शासक थे। उनको क्या करता है? ये हराता है। को हराता है और 1543 में जाता है। 1543 में रायसीन जीता। और यहाँ के जो राजा थे पूरनमल थे। कौन थे? पूरनमल। और ये जो पूरनमल था, ये शेर शाह के नाम पर सबसे बड़ा कलंक कर लीजिए या धब्बा कर लीजिए, धब्बा था। देखिए ये जो शेर शाह सूरी था, ये कोई बड़ा राजा महाराजा नहीं था। इसने क्या किया था देख ही रहे हैं आप। फरीद इसका नाम था बचपन में। और एक जौनपुर के कह लीजिए कि शासक का छोटे रूप में एक लड़का था, और उसने अपनी काबिलियत के दम पे देखिए मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। हुमायूं को बहुत दौड़ाया, बहुत मारा, बहुत राजाओं को परास्त किया, आगे बढ़ा, ठीक है। और बाकी चर्चा हम करेंगे, नोट कर लीजिए। देखिए अब बात होती है कि 1544 की, ठीक है। 1544 में शेर शाह सूरी ने 1544 में शेर शाह सूरी ने 80,000 की सेना लेकर 80,000 की सेना लेकर सुमैल जतारण का युद्ध हुआ। सुमैल जयतारण का युद्ध हुआ। सुमैल जयतारण पड़ता क्या है? ये मारवाड़ जोधपुर में पड़ता है। मारवाड़ जोधपुर में।
देखिए यहाँ पे जो युद्ध हुआ वो बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और इसने क्या किया, शेरशाह सूरी ने अपनी सेना को लेकर, एक खौफ होता है ना, अगर 80,000 की सेना कहीं पहुंचेगी तो राजा डर जाएगा। तो राजा जोधपुर का जो था इतना कमजोर नहीं था, ये क्या हुआ कि बैक हुआ। बैक हुआ तो बोला क्या कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत नहीं खो सकता। दिल्ली की बादशाहत नहीं खो सकता, नहीं खो सकता। दिल्ली की बादशाह नहीं खो सकता। मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की बादशाहत को क्या करता हूं, नहीं खो सकता हूं। अब देखिए इसका अगला जो युद्ध लड़ा गया ये 1545 में कालिंजर को जीता इसने। 1545 में क्या करता है कि कालिंजर को जीतता है और वहां का राजा जो होता है 1500, लिख लीजिए इसको, 1545 में शेरशाह सूरी ने 1545 में कालिंजर को जीता। वहां का जब ये लड़ाई लड़ने गया तो वहां का जो राजा था उस जगह का, कालिंजर का, उसका नाम था कीरत सिंह। क्या नाम था? कीरत सिंह। अब देखिए लोग डरते थे शेरशाह सूरी से एक और वजह से, इसके पास तोप चलाने की मशीन थी, तोप चलाता था जहां जाता था जिस युद्ध में। अब बताइए कोई युद्ध आपसे लड़ रहा है, किससे? आपसे जो युद्ध लड़ रहा है, कोई अगर युद्ध लड़ रहा है, तलवार से लड़ रहा है और आप डायरेक्ट उसके ऊपर बम फेंकोगे तो युद्ध कहीं ना कहीं आपके पासे में रहेगा। तो वही कह रहा है कि देखिए राजा कीरत सिंह क्या होते हैं, हार जाते हैं और कालिंजर के ही युद्ध में इसने क्या किया, कौन? शेरशाह सूरी ने क्या करता है कि तोप चलवाता है, समझे? बोला कि तोप दे दिया आदेश, तोप चलवाया और ये गोला क्या हुआ कि जो तोप चलाने वाली मशीन थी ये गोला सीधा न फेंक कर तोप क्या कर दी, उल्टा चला दी। और जब उल्टा चला दी तो 1545 में ही 1545 में तोप का गोला इसके ही तोपखाने में गिर पड़ा। 1545 में तोप का गोला इसके ही तोपखाने में गिर पड़ा। किसके तोपखाने में? शेरशाह सूरी के। और शेरशाह सूरी की क्या हो गई, डेथ हो गई। और वहीं मौके पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? तो आपसे पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब होती है? 1545 में। अब कहोगे कि सर जी आप 1555 लिखवाए थे सूरी वंश, तो हम सूरी वंश लिखवाए थे ना कि शेरशाह सूरी लिखवाए थे। शेरशाह सूरी तो गद्दी पर बस 5 ही साल बैठता है, 1540 में बैठता है, 1545 में देखो टपक जाता है। जिस ये तोप खाने का वर्चस्व था इसका, जहां जाता था लोग डरते थे, उसी तोप खाने से इसकी हत्या हो गई। बात समझ रहे? इसके ही लोग तोप को चलाए और जाके उल्टा गोला इसके तोपखाने में गिर गया और सब ब्लास्ट हो गया। उसी में क्या हुआ, शेरशाह सूरी टपक गया। बात समझ रहे? तो ये डेट याद रखना, किस युद्ध में? कालिंजर के युद्ध में। कैसे मौत हुई? तोप का गोला जो छूटा तो इसके तोपखाने में वापस आ गया, ठीक है, यह ब्लास्ट कर गया पूरा तोपखाना, ये उसकी मृत्यु हो गई 1545। ठीक है, नोट कीजिए।
अब देखिए शेरशाह जो है इसका मकबरा कहाँ होता है? शेरशाह का मकबरा, शेरशाह का मकबरा जो है ये बनवाया गया कहाँ पे? सासाराम बिहार में। सासाराम, सासाराम ये पड़ता है बिहार में। तो शेरशाह का मकबरा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम बिहार में है। लिखूंगा वो रातें जब तकिया गवा थी सिसकियों की मेरे, और सुबह उठकर फिर से पहना हो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा। सुबह उठकर पहना हो चट्टान जैसा इंसान लिखूंगा। ठीक है, तो आगे जो होता है कि भू राजस्व प्रथा इसमें चली थी। भू राजस्व, ये जो भू राजस्व प्रथा थी ये जब शेरशाह सूरी ने चलवाया था उपज के आधार पर, उपज के आधार पर। अब देखो भू, जमीन का क्या किया जाता था? जमीन का पट्टा किया जाता था, जमीन का पट्टा किया जाता था, जमीन का पट्टा। उसके बाद प्रथा जिसे कबूलियत कहते हैं, जिसे जमीन का पट्टा जिसे कबूलियत कहते हैं। ठीक है, उपज के आधार पर जो जितना किसान उपज ज्यादा देता था उस हिसाब से उसको क्या किया जाता था? जमीन का पट्टा किया जाता था उसके नाम से, और इसे कबूलियत भी कहा जाता था। ठीक है, इस पर टैक्स था, इस उपज पे टैक्स था, जमीन का जो टैक्स होता है। एक नाम था टैक्स का जरीबाना, बाना, और दूसरे का जो टैक्स होता है महासिलाना, ये दोनों टैक्स था। इस पर 5% टैक्स लगता था, 2.5%, और इस पर जो टैक्स लगता था 5% लगता था। कितना लगता था? 5%। ठीक है, तो देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में भू राजस्व उपज के आधार पर जमीनों का पट्टा कर दिया जाता था इसके समय में, जिसे कबूलियत कहा जाता था, और जरीबाना टैक्स लिया जाता था उपज का 2.5%, और इससे जो होता था महासिलाना 5%, मतलब साल में एक बार देना 5%, और ये जरीबाना का मतलब होता है आधा देना होता था छमाही पे। ठीक है, आगे इसने देखिए कार्य क्या क्या किए थे अपने समय में। दीवान ए वजारत विभाग, दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत विभाग, दूसरा इसका काम था ये देखता था लगान प्लस अर्थव्यवस्था। इसका काम था अर्थव्यवस्था को मजबूत करना लगान के आधार पर। लगान के आधार पर क्या करना है? दीवान ए वजारत का काम था लगान वसूलना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, सुदृढ़ करना। दीवान ए ईसा विभाग बनवाया, दीवान ए ईसा विभाग। इस विभाग को क्या कहा जाता है? पत्र व्यवहार। लोगों तक पत्राचार कैसे हो, लोगों तक बातें कैसे पहुंचे, मैसेज कैसे पहुंचे, उसी को क्या कहते हैं? दीवान ए ईसा विभाग। ठीक है, आगे तीसरा जो विभाग था, तीसरा विभाग था दीवान ए काजा, दीवान ए काजा, दीवान ए काजा। ये दीवान ए काजा क्या कहलाता था उस समय? न्याय विभाग। जैसे इस समय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसी तरह वहां का न्याय विभाग को कहा जाता था उस समय दीवान ए काजा। ठीक है, और इसके बाद क्या किया इसने? आधुनिक रुपया चलवाया। इसने, शेरशाह सूरी ने क्या किया था? इसने
इसने आधुनिक रुपया चलवाया, आधुनिक रुपया चलवाया अपने समय में। और देखिए जो रुपया होता था ये चांदी का और तांबे का, चांदी का और किसका बना था, तांबे का। अब जो चांदी का रुपया था ये टका में था, क्या था, टका में। और ये कितने के भार था इसका, 180 ग्रेन। और जो ये तांबे का सिक्का था इसका दाम था 560 ग्रेन, ठीक है, उस समय सोचिए। और ये जो रुपया की पद्धति थी, ये रुपया की पद्धति लिखी थी अपने यहाँ जो अपना हिंदी में चलता है देवनागरी लिपि, उस देवनागरी लिपि में क्या चली थी, देवनागरी लिपि में क्या किया था, इसका रुपए का प्रचलन करवाया था, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए अब क्या हुआ, इसने सड़क ए आजम बनवाई। सड़क का क्या नाम है, इसने सड़क ए आजम बनवाई, शेरशाह सूरी ने अपने समय में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि वायसराय ऑकलैंड, एक वायसराय आया, वो आया था वायसराय अंग्रेजों के समय में, ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो वायसराय एक आया, वायसराय का नाम लिख लीजिए, वायसराय ऑकलैंड ने इसका नाम वायसराय ऑकलैंड ने इसका नाम ग्रैंड ट्रंक रोड रख दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। देखिए उस समय शेरशाह सूरी ने बनवाया था सड़क ए आजम, ठीक है, ये बिहार में पड़ता है सासाराम में। तो वायसराय जब ऑकलैंड आए तो इसका नाम परिवर्तित कर दिए, और परिवर्तित करके क्या रख दिए, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। इसके बाद इसने डाक सेवा को जन्म दिया, इसने डाक सेवा को जन्म दिया। अब देखिए प्रमुख रूप से जो जन्म दिया ये हेमो ने दिया था, इस प्रश्न को भूलिएगा मत, हेमो ने डाक सेवा को प्रमुख रूप से जन्म दिया था, और इसके भी शासनकाल में डाक सेवा को क्या हुआ, ज्यादा प्रचलित किया गया। रोहतास के किले को सुदृढ़ करवाया। रोहतास में एक किला है, रोहतास का किला बोलते हैं। रोहतास के कि ये सब काम देखिए बिहार में हो रहे हैं, पहले बिहार और बिहार और झारखंड एक में था, बंगाल भी था, ठीक है, बाद में विभाजन होते हुए चला गया, टुकड़ों में बट गया। तो रोहतास के किले क्या कौन बनवाया, रोहतास के किले को शेरशाह सूरी ने क्या किया, मरम्मत कराई, मरम्मत कराई। आगे नेक्स्ट, इसके समय में मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत को लिखा था। इसके देखिए शेरशाह सूरी के इस समय में मलिक मोहम्मद जासी ने, मलिक मोहम्मद या मोहम्मद भी लिख सकते हो, जायसी ने 1540 एडी, या इसको लिख सकते हो ईस्वी, एडी में पद्मावत को लिखा, पद्मावत को लिखा। नेक्स्ट है कि हेग और कानूनों ने इसे अकबर से श्रेष्ठ माना, इसे कानूनगो
और हेमो ने अकबर से, देखिए इसके बाद अकबर का शासन आएगा, अकबर से भी क्या माना, अकबर से भी सर्वश्रेष्ठ माना। ठीक है, लोग बताते थे कि ये अपने समय में इतना छूट दे रखा था। देखिए जैसी पद्मावत जैसी रचना होती है, रोहतास का किला बनता है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनता है जिसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। इसने देखिए बहुत ही क्या किया था, अच्छा काम किया था अपने समय में। देखिए अब अगला जो स्टेप है, शेर शाह के वंशजों के बारे में पढ़ेंगे। शेर शाह तो 1545 में टपक गया बेचारा, इसने इतना काम किया। इसके वंशज आए, कौन आए, वंशज। ठीक है, वंशज का मतलब होता है पुत्र आएंगे, जीजा आएंगे, मामा आएंगे, बात समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे एक पुत्र था इसका, जो कि इसके बाद तुरंत गद्दी पे बैठता है, उसका नाम था जलाल खान। क्या नाम था, जलाल खान। ये गद्दी पर बैठता है 1545 में और इसकी मृत्यु हो जाती है 1553 में। तो इसका जो शासनकाल था सबसे अच्छा चलाया था। लोग कहते हैं कि ये क्योंकि इसके बारे में ज्यादा एग्जाम में पूछता नहीं है, तो मैं इसके ज्यादा एग्जाम में जब नहीं पूछेगा तो मैं पढ़ा के क्या करूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो जितना एग्जाम में बस पूछता है उतना याद रखिए कि शेर शाह सूरी के बाद गद्दी पर कौन बैठा, जलाल खां बैठा। जलाल खां इसका पुत्र था। इसने, लोग बताते हैं कि 1545 से 1553 में जितने भी इसके लोग आए युद्ध करने के लिए, इसके खिलाफ युद्ध करने के लिए, सभी युद्धों को इसने आसानी से लड़ा और दबा दिया। कुछ भी अपने टाइम में इसने क्या किया, उभरने नहीं दिया लोगों को, और इसने राजपाट जो था बहुत अच्छी तरीके से चलाया था। इतिहासकार कुछ बताते हैं कि ये तो अपने पिता से भी ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं आप कि शेर शाह सूरी से भी खतरनाक था ये, और इसने उससे भी अच्छा शासन चलाया। देखिए वो तो कितने वर्ष चलाया था, 5 वर्ष। मारा भी गया था, तोप खाने तोप उसका उल्टा गिर गया था, मर गया था 1545 में। इसने देखिए 5-3-8 साल उससे ज्यादा शासन किए कि नहीं किए। अगर उस समय इतना कह लीजिए कि इतना विरोध का टाइम था, लोग राजा को देखना नहीं चाहते थे, जो मजबूत होता था, बलशाली होता था, तुरंत अटैक कर देता था। तो अगर शेर शाह सूरी से ये ज्यादा ताकतवर नहीं होता तो इससे ज्यादा शासन नहीं कर सकता था। जितने भी विरोध होते थे ये क्या करता था, तुरंत उस चीज को दबा देता था, विरोध को। ठीक है, तो ये रहा उसका शासनकाल। उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, जलाल खां का पुत्र। अभी तो टपक गया बेचारा। इसका पुत्र जो था, इसका नाम फिरोज खां था। फिरोज खां गद्दी पर बैठता है, और ये जब फिरोज खां गद्दी पर बैठता है तो फिरोज खां गद्दी पर बैठता है 1553 में, और इसकी डेथ भी हो जाती है 53 में। ये केवल कुछ लोग कहते हैं कि इतिहासकार के 28 दिन तक शासन कर पाया। उसी समय इसकी क्या होती है, हत्या करा देती है। और ये इसका डेथ होता है तो ये अपने से डेथ नहीं होता, इसको मारा जाता है। इसको किसने मारा, इसको मारा फिरोज खां के मामा ने। फिरोज खां के फिरोज खां के मामा मुजारिब खां ने कर दी। देखिए जो सबसे अच्छा कह लीजिए कि मामा बहने का रिश्ता होता है, और मामा क्या कर रहे हैं देख लीजिए, अपने भांजों को क्या किए, टपका दिए बेचारे। तो फिरोज शाह को मारने वाला मुजारिब खां था। अब कौन गद्दी पर बैठेगा, मुजारिब खां। कौन बैठेगा गद्दी पर, मुजारिब खां। अब गद्दी पर बैठा मुजारिब खां। अब मुजारिब खां गद्दी पर कब बैठेगा, क्योंकि ये 28 दिन तक ही शासन किया, तो ये भी बैठेगा कब, 1500। इसका एक और नाम था आदिल शाह। आदिल शाह दिल्ली और आगरा दोनों की गद्दी पर बैठे, दिल्ली और आगरा। ठीक है,
और इसका एक जीजा था, ये भी तो 1553 में ही बैठा। इसका एक जीजा था, इधर देखो मामा ने भांजे की हत्या कर दी, और इसका जीजा का नाम था इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूरवंश था, तो ये अपना नमो सूर रखा था। देखिए इसके जीजा थे मुजारिफ खां के जीजा इब्राहिम सूर थे, और इब्राहिम सूर ने क्या किया कि एक सर हिंद का युद्ध लड़ा। सर हिंद का युद्ध लड़ा। देखिए इसकी हत्या करने के बाद मुजारिफ खां की इसके जीजा बने राजा इब्राहिम सूर, और इब्राहिम सूर एक क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, जिसमें क्या करता है हुमायूं वापस आता है इसी युद्ध के दौरान। हुमायूं, आप लोगों को जब हम हुमायूं पढ़ा रहे थे पिछले सेशन में, तो वहां बताए थे कि देखिए हुमायूं वापस आता है, और 1555 में वापस आता है। और जब ये हुमायूं वापस आता है कब, 1555 में, तो ये जो जीजा इसका था इब्राहिम सूर, इसको तो मार दिया जाता है। कौन से युद्ध में, सर हिंद के युद्ध में। तो अब क्या होती है कि प्रजा जो होती है ज्यादा, अपना जो प्रजा है वो तांडव न करे, शोर न मचाए कि हमारा राजा मर गया, तो क्या होगा, तो हर लोग अपना राजा बनने के लिए अपने आप को क्या करेंगे, एक तरह से कहिए कि आगे बढ़ना चाहेंगे, गद्दी पर बैठना चाहेंगे, तो तनाव की स्थिति होगी। इसके कारण ये क्या किया कि एक व्यक्ति को 17 दिन तक इसको रखा गया, और 17 दिन तक मुल्ला बेकसी को लेकर उसके जैसा कपड़ा पहनाकर, कपड़े क्या करते हैं, पहनाकर, और आदिल शाह का जो सेनापति था, ये आदिल शाह जानते हैं, ये मुजारिफ खां का ये सेनापति था। आदिल शाह का सेनापति हेमू गद्दी पर बैठा। हेमू गद्दी पर बैठा। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहता हूं आपसे, और ये दिल्ली पर अंतिम हिंदू सम्राट था। इसके ये जो आदिल शाह था, इसको लोग बताते हैं इतिहासकार कि ये दिल्ली पर बैठने वाला, दिल्ली की लिख लीजिए, दिल्ली की गद्दी लिख लीजिए, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। देखिए ये जो आदिल शाह होता है, ये हेमू गद्दी पर बैठता है, क्योंकि ये 17 दिन तक, देखिए इसकी जो डेथ हो जाती है, तो 17 दिन तक इसको मुल्ला बेकसी को लेकर कपड़ा पहनाकर इसको लोग जानते थे कि यही राजा है। बात समझ रहे हो? इसका फायदा उठाता है कौन, मुजारिफ खां का जो रहता है ये आदिल शाह, इसका सेनापति होता है, उसका नाम रहता है हेमू। इसने फायदा उठाकर क्या करता है, गद्दी पर बैठ जाता है, और ये हिंदू व्यक्ति था। तो वहीं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? आदिल शाह नहीं, हेमू। कौन? आदिल शाह का सेनापति हेमू था। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज जो सूरवंश रहा ये समाप्त हुआ, क्योंकि अब लौट आया हमारा हुमायूं। कौन लौट आया है? हुमायूं 1555 में। अब जब लौट आएगा हुमायूं, तो हुमायूं क्या कर लेगा, फिर से गद्दी पर बैठेगा, और बेचारा अपना शराब पिएगा और जाएगा पुस्तकालय बनवाएगा खूब अच्छा सा, और पुस्तकालय की सीढ़ी पर क्या करेगा, शराब पीकर आएगा और उल्टेगा वहां पे,
सीढ़ी पर ही क्या करेगा, उल्टेगा और धड़ाम से 300 सीढ़ियों तक गिरते हुए वो भी बेचारा टपक जाएगा। तो आप लोगों को हम बताए थे हुमायूं के बारे में, ठीक है, पढ़ाए थे पिछले सेशन में। आप प्लेलिस्ट 2026 में जाइएगा हिस्ट्री के, वहां से आपको क्रमशः, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली सल्तनत हम शुरू किए थे, उसके बाद इधर सैयद वंश होते हुए, लोधी वंश होते हुए, और हम मुगल साम्राज्य की ओर आ रहे हैं, तो आपको उसी से क्रमशः प्लेलिस्ट में मिलेगा वीडियो। तो आप वहां से भी हमारी क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और क्लास को केवल आप लोग देखा भी मत कीजिए, उसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए उस क्लास को, क्योंकि आपका आपका जो लगाव है यही क्या करेगा, इस सिद्धू इनर क्लासेस को बढ़ा सकता है। तो आप क्या करिए कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, ठीक है, सूर्यवंश का भी हम नाश कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो सेशन से पढ़ेंगे, क्योंकि हुमायूं को भी टपका दिए थे, तो अब बचेगा अकबर। तो अकबर को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, आपका इंतजार रहेगा। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।